हेलो एवरीवन। आज क्लास 6 में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट एंड लर्नर हैं सभी का मोस्ट वेलकम है। चैप्टर नंबर 3 में आज स्वागत है आपको और इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर पार्ट देखने वाले हैं, जिसका हेडिंग है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार, जिसका मतलब होता है अगर सही मात्रा में आहार लिया जाए तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इसके क्वेश्चन आंसर पार्ट को हम लोग देखते हैं और बिल्कुल समझते हैं। ये जितने भी आपको दिया हुआ है इसमें आप निश्चित लाइन टू लाइन पढ़ें, आपको काफ़ी कुछ समझ में आने वाला है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से इसमें बताया गया है, तो आप निश्चित रूप से ये सारे टॉपिक को पढ़ें। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पार्ट को देखने वाले हैं, जो स्टूडेंट के लिए, लर्नर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो देख सकते हैं इसमें जो सारांश में बातें दी गई है ये आप निश्चित रूप से पढ़ें। और उसके बाद जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है आइए और अधिक सीखें, तो ये आइए और अधिक सीखें जो है ये आपका क्वेश्चन आंसर का पॉइंट है। इसको हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हैं। एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बताया जाएगा, तो आप निश्चित रूप से बने रहें। चलिए, प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत को चुनें और कारण बताएं। निम्नलिखित में से असंगत को चुनें और कारण बताएं। देख सकते हैं क में है ज्वार, बाजरा, रागी, चना। ये इसमें से आपको देखना है अलग कौन है, विषम कौन है, जैसे आपको अलग ढूंढना है। ठीक है, ज्वार, बाजरा, रागी और चना, राजमा, मूंग, सोयाबीन और चावल ख में है। तो इसमें देखना है आपको असंगत क्या है और क्यों है, उसका कारण भी बताना है। तो चलिए इसको हम लोग कारण सहित उत्तर को देखते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, अब इसके उत्तर को हम लोग समझते हैं। तो देख सकते हैं उत्तर आपका है क में कि चना। चना इसमें असंगत है क्योंकि यह अनाज नहीं है। बाकी सारे जो आपको दिख रहे हैं ज्वार, बाजरा, रागी ये सारे अनाज हैं और चना अनाज नहीं है, चना फसल है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें चावल। चावल के बारे में आपको क्या कारण देना है, तो चावल क्योंकि इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। जैसे इसमें राजमा, मूंग, सोयाबीन है तो सभी में प्रोटीन पाया जाता है और चावल में प्रोटीन नहीं पाया, तो इसलिए चावल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 1 नंबर का जो है उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं इसके 2 नंबर प्रश्न पर। तो 2 नंबर देख सकते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों की तुलना करते हुए चर्चा करें। भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों की तुलना करते हुए चर्चा करें। तो चलिए इसके हम लोग आंसर को समझते हैं। पाक पद्धति मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, बिल्कुल समझ में आपको आने वाला है। भोजन पकाने की पद्धतियाँ जिन्हें पाक पद्धतियाँ भी कहते हैं। भोजन पकाने की पद्धतियाँ जिन्हें क्या कहते हैं, पाक पद्धतियाँ भी कहते हैं। तो पारंपरिक पाक पद्धतियाँ क्या होती है, पारंपरिक पाक पद्धतियाँ जो होती है क्या होती है, तो पहले के समय में अधिकतर पारंपरिक चूल्हों का उपयोग किया जाता था। पहले के समय में अधिकतर पारंपरिक चूल्हों का उपयोग किया जाता था, ये आप लिखेंगे। और नेक्स्ट इसको आधुनिक पाक पद्धतियों में लिखेंगे। अब भोजन पकाने के लिए अधिकांश लोग आधुनिक गैस चूल्हे का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से कॉलम बना के आप इसको अंतर बता सकते हैं। पहले के समय में अधिकतर पारंपरिक चूल्हों का उपयोग किया जाता था, अब भोजन पकाने के लिए अधिकांश लोग आधुनिक गैस चूल्हों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है इसी में, पहले के समय में पत्थर के सिलबट्टे का उपयोग कर हाथों से पीसने का कार्य किया जाता था, लेकिन अभी जो है अब खाद्य पदार्थों को आसानी से पीसने के लिए इलेक्ट्रिक ग्राइंडर मशीन का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका सेकंड अंतर हो गया। ये 2 अंतर आपके बुक में भी दिया हुआ था और आप निश्चित रूप से ये दोनों अंतर समझ सकते हैं। दोनों उत्तर आप नोट कर सकते हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। चलिए हम लोग इसके तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देख सकते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षक का कहना है कि अच्छा आहार औषधि के रूप में कार्य कर सकता है। रवि इस कथन को लेकर उत्सुक है और वह अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। कम से कम ऐसे 2 प्रश्न सूचीबद्ध करें जो वह पूछ सकता है। ठीक है, शिक्षक का कहना है कि अच्छा आहार औषधि के रूप में कार्य कर सकता है। रवि इस कथन को लेकर उत्सुक है और वह अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। कम से कम 2 प्रश्न ऐसे कौन से सूचीबद्ध करें, तो यहाँ पे बहुत आसान रूप से 2 प्रश्न आप बता सकते हैं। सबसे पहले तो रवि के मन में ये उठ रहा होगा कि अच्छा आहार क्या है, अच्छा आहार का मतलब क्या होता है, और अच्छा आहार जो होता है
स्वास्थ्य के लिए कैसे कार्य करता है, ये दूसरा प्रश्न हो सकता है। अच्छा आहार क्या है, अच्छा आहार स्वास्थ्य के लिए कैसे कार्य करता है, तो ये दो उत्तर आप आसानी से इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से है, देख सकते हैं अच्छा आहार क्या है और अच्छा आहार स्वास्थ्य के लिए कैसे कार्य करता है, ये आप नोट कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न को और उसके उत्तर को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आप समझें, क्वेश्चन क्या कह रहा है। विज्ञान आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझना चाहिए और ये बुक जो है आपको 6 क्लास से ही समझना चाहिए। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से लाभप्रद नहीं होते। सभी स्वादिष्ट पदार्थ आवश्यक रूप से लाभप्रद नहीं होते और सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थ सदैव आनंददायक नहीं होते। कुछ उदाहरणों के साथ अपने विचार साझा करें। ठीक है, बिल्कुल सही बात कही गई है कि हम लोग को जो स्वादिष्ट लगता है वो लाभदायक नहीं होता और जो लाभदायक होता है वो स्वादिष्ट नहीं होता। तो इसको हमने किस प्रकार से लिखा है, चलिए इसको समझते हैं। तो देख सकते हैं एकदम क्वेश्चन जो है विद्यार्थियों के हित में है, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। तो आप निश्चित रूप से उसको उत्तर को आप निश्चित रूप से नोट कर लेंगे। तो देख सकते हैं उत्तर यहाँ से स्टार्ट होती है कि आजकल लोग पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, चॉकलेट, मैगी खाना पसंद करते हैं जो खाने में स्वादिष्ट होता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं होता। बिल्कुल एकदम सटीक बात लिखा गया, स्वादिष्ट होता है लेकिन लाभप्रद नहीं होता है। इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये पर्याप्त पोषक तत्व नहीं देते हैं और नेक्स्ट बात जो है किसमें हम लोग को लाभप्रद होता है स्वास्थ्य के लिए, तो वो होते हैं अंकुरित अनाज, जो हम लोग भिगो करके फुलाने के लिए देते रात में और सुबह में खाते हैं, वही बोला जा रहा है। अंकुरित अनाज और दालें, सोयाबीन, नट्स, चुकंदर, तुरई, केला, करेला, लौकी आदि पौष्टिक खाद्य पदार्थ हैं लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसका स्वाद पसंद नहीं आता है। अतः पौष्टिक पदार्थ आनंददायक नहीं होते हैं। ये आपका उत्तर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और इसको समझते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेदू सब्जियां नहीं खाता लेकिन बिस्कुट, नूडल्स और डबल रोटी का आनंद लेता है। अब मेदू कोई बच्चा है जो सब्जियां नहीं खाता है लेकिन बिस्कुट, नूडल्स और डबल रोटी का आनंद लेता है। ये सब जंक फूड हैं। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए, अपने उत्तर को विस्तार से समझाइए। चलिए ये बात तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि उसे क्या बदलाव करना चाहिए। तो हम लोग इसके उत्तर को समझते हैं और यहाँ से आप ज़रूर रूप से नोट कर लें। तो देख सकते हैं लिखा हुआ है, बहुत आसान सा उत्तर है, आप निश्चित रूप से नोट कर लें, आपको याद ही हो जाएगा। देख सकते हैं उसे सभी प्रकार के दालें, पनीर, फल, दूध और हरी पत्तियाँ, सब्जियाँ, चावल, साबुत अनाज और मेवे आदि खाना चाहिए। उसे सभी प्रकार के दालें, पनीर, फल, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, चावल, साबुत अनाज और मेवे खाना चाहिए ताकि उसके पेट में कब्ज नहीं बनेगा और सारी शिकायत दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से मेदू के लिए जो है बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि रेशमा को कम रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही थी। चिकित्सक ने उसकी दृष्टि का परीक्षण किया और एक विशेष विटामिन पूरक सप्लीमेंट लेने की सलाह दी। उन्होंने उसे अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की भी सलाह दी। तो पहला नंबर को यहाँ पे क नंबर में कहा जा रहा है, वह किस अभावजन रोग से पीड़ित है। तो हम लोगों ने पाठ में देखा था, पाठ बिल्कुल आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगी। एक वहाँ पे कॉलम दिया हुआ है जिसमें बताया गया कि वह किस अभावजन रोग से पीड़ित है। तो वह रतौंधी से पीड़ित है। ठीक है,
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रतौंधी। उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है, तो उसमें जो है आपको कौन से घटक, जैसे विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, तो उसमें हो जाएगा विटामिन ए की कमी। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर में विटामिन ए की कमी। और नेक्स्ट जो है कुछ खाद्य पदार्थ का सुझाव दें जिन्हें हम इस समस्या को दूर करने के लिए उसे अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। तो किन्हीं 4 का कहता है आपको देने के लिए, तो आप निश्चित रूप से आसानी से बता सकते हैं क्योंकि चारों जो है बुक में भी दिया हुआ है। तो इसमें पपीता हो जाएगा, विटामिन ए की सोर्स, ठीक है, उसमें बताया गया है। इस प्रकार से आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला उत्तर था रतौंधी, विटामिन ए, और यहाँ पे दिया हुआ है गाजर, पालक, आम, मीठा आलू और पपीता, दूध, ये सारे विटामिन ए के सोर्स हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है ले सकते हैं रतौंधी को दूर करने के लिए। तो ये आपके गौ नंबर तक उत्तर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7। तो देख सकते हैं प्रश्न संख्या 7 में कहा जा रहा है आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। पहला है डिब्बाबंद फलों का रस, दूसरा है ताज़े फलों का रस और तीसरा है ताज़े फल, ठीक है। तीनों चीज़ आप लोग को उपलब्ध कराए जाते हैं। तो पोषण की दृष्टि से आप किसे लेना पसंद करेंगे और क्यों? पोषण की दृष्टि से आप किसे लेना पसंद करेंगे और क्यों? तो हम तो लेना पसंद करेंगे ताज़े फल को, क्योंकि डिब्बाबंद फल, और ये आपको कहते हैं कि क्यों नहीं लेना पसंद करेंगे। तो ये सारे उत्तर आप आसानी से यहाँ से लिख सकते हैं। ताज़े फल को हम लेना पसंद करेंगे क्योंकि जो ताज़े फल नहीं होता, जो डिब्बाबंद होता है, उसमें बहुत दिन से संरक्षित होता है, तो उसमें केमिकल दे करके उसको रखता है जिससे कि हानि भी हो सकती है। तो ताज़े फल लेना चाहिए। तो यही बात हमने लिखा है यहाँ पे, आप नोट कर सकते हैं। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, लिखा हुआ है मैं ताज़े फल पसंद करूँगा क्योंकि ताज़े फलों में, तो एकदम इसी प्रकार से लिखें, मैं ताज़े फल पसंद करूँगा क्योंकि ताज़े फलों में भी रुक्षांश होता है। डिब्बाबंद फलों का रस संरक्षक, कृत्रिम रंग और स्वादकारी पदार्थ से भरा होता है जो शरीर के लिए हानिकारक होता है। बिल्कुल आसान उत्तर है, एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे। डिब्बाबंद फलों का रस क्या होता है? संरक्षक, कृत्रिम रंग और स्वादकारी पदार्थ से भरा होता है जो शरीर के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। इसलिए ताज़े फल प्रत्येक व्यक्ति को पसंद करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप 7 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि गौरव के पैर की हड्डी टूट गई। देख सकते हैं एकदम, गौरव के पैर की हड्डी टूट गई। उसके चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा संरेखित किया और प्लास्टर लगा दिया। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली भी दी। जब वह दूसरी बार दिखाने गया तब चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी पीने के लिए दिया। चित्र 3.5 का संदर्भ लें और अग्रलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। 3.5 चित्र 3.5 का कहता है कि सहायता लें और आप इस उत्तर को पुष्टि करें, इस उत्तर प्रश्न के उत्तर दें। तो देख सकते हैं, तो हम लोग 3.5 के चित्र को देखते हैं जिसमें कैल्शियम कब किस में यूज होता है हम लोग देखेंगे, फिर विटामिन डी किस में यूज होता है। ये दोनों को देखते हुए हम लोग इस उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं कैल्शियम के बारे में बताया गया, दुर्बल अस्थियों और दंत क्षय में यूज होता है कैल्शियम का, और ये हमारी अस्थियों को भी मजबूत रखता है, स्वस्थ रखता है। तो कैल्शियम का यूज आपने देखा। फिर आप लोग देखते हैं अब विटामिन डी का। तो विटामिन डी के लिए कहा गया, इसमें भी देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, और इसके लिए अस्थि और दांतों स्वास्थ्य के लिए भी इसमें कैल्शियम का यूज होता है। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। तो इस प्रकार से कैल्शियम का अवशोषण करने में ये सहायक होता है विटामिन डी। तो इसी प्रकार से हम लोग उत्तर को लिखेंगे जैसा कि आप प्रश्न में देखें। तो प्रश्न देख सकते हैं इस प्रकार से क नंबर में पूछा जा रहा है, चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली क्यों दी? चिकित्सक ने, डॉक्टर ने गौरव को कैल्शियम की गोली क्यों दी?
तो आप यहाँ से इसका उत्तर लिख सकते हैं। क्योंकि कैल्शियम दुर्बल अस्थियों को मजबूत बनाता है और टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने में सहायता करता है। बिल्कुल आप लिख सकते हैं पहला क का उत्तर, क्योंकि कैल्शियम दुर्बल अस्थियों को मजबूत बनाता है और टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने में सहायता करता है। नेक्स्ट है ख नंबर, देख सकते हैं ख नंबर में कहा जा रहा है कि दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी सिरप भी क्यों दिया। दूसरी बार दिखाने के लिए गया तो चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी भी दिया, क्यों दिया, ये बात क्यों हुआ। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका उत्तर में, विटामिन डी शरीर को हड्डियों के लिए कैल्शियम को अवशोषित करने में सहायता करता है, इसलिए विटामिन डी दिया गया। नेक्स्ट इसी में ग नंबर में हम लोग देखते हैं। तो ग नंबर में कहा था कि चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है। तो चिकित्सक ने जो दवा दिया था उसके चयन के बारे में आपको क्या सवाल उठता है। तो डॉक्टर ने कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी लेने की सलाह क्यों दी, ये प्रश्न उठता होगा। डॉक्टर ने कैल्शियम की गोलियों के साथ विटामिन डी लेने की सलाह क्यों दी। और नेक्स्ट सवाल उठ सकता है कैल्शियम और विटामिन डी के बीच क्या संबंध है। तो बिल्कुल आप इस दोनों प्रश्न जो सवाल आपको उठ सकते हैं तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। बिल्कुल यही दो प्रश्न हैं, और भी अगर आपको उठता हो तो आप उस प्रकार से अपना लिख सकते हैं ग का उत्तर, ठीक। और इसके समाधान में आप भी ये भी लिख सकते हैं, विटामिन डी की कमी के कारण शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है, जिससे हड्डियां कमज़ोर और नाजुक हो सकती हैं। दोनों पोषक तत्वों का पर्याप्त सेवन हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। दोनों पोषक तत्वों का पर्याप्त सेवन हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए क्या है, आवश्यक है। तो ये आप लिख सकते हैं इसके समाधान में ग का जो है। नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रश्न ही बोलने के लिए कहा है कि आपके मन में क्या सवाल उठ सकते हैं। तो मैंने सवाल तो लिख दिया, और अगर आप समाधान चाहते हैं समाधान भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है, चीनी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। चीनी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलयन से किया जाता है, लेकिन इसका रंग नीला काला नहीं होता है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। चीनी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलयन से किया जाता है तो लेकिन इसका रंग नीला काला नहीं होता, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। इसके उत्तर को हम लोग देखते हैं। यहाँ से बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं, बिल्कुल ये परफेक्ट उत्तर है। चीनी में मंड नहीं होता है। चीनी में जो होता है स्टार्च, मंड नहीं होता है। और जिस पोषक तत्व में जिसमें मंड होता है उसी में समझिए कि आपको कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, जिसमें मंड होता है। और देख सकते हैं तो चीनी में मंड नहीं होता है, इसलिए जब चीनी का परीक्षण आयोडीन विलयन से किया जाता है तब उसके रंग में कोई बदलाव नहीं होता है। चीनी में मंड नहीं होता है, लेकिन चीनी में कार्बोहाइड्रेट होता है। सॉरी, चीनी में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि मंड नहीं होता है। लेकिन इसके लिए इसमें आपको नीला काला नहीं होता, नहीं मंड रहता तो नीला काला अवश्य हो जाता। तो ये कारण वजह में दे देना है। आखिर चीनी में तो कार्बोहाइड्रेट होता ही है, लेकिन इसका वजह मेन हो जाएगा आपको ये कि चीनी में मंड नहीं होता, इसलिए जब चीनी का परीक्षण आयोडीन विलयन से किया जाता है तब उसके रंग में कोई बदलाव नहीं होता है। सिंपल सा ये प्रश्न का उत्तर आपने समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आप रमन के इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं। सभी मंड कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सभी मंड कार्बोहाइड्रेट हैं। जैसे चीनी में मंड नहीं था, लेकिन कार्बोहाइड्रेट फिर भी था वो, ठीक है। तो सभी मंड जो है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं है। जैसे कि चीनी में मंड नहीं होता है। तो अपने उत्तर की जांच करने के लिए किसी क्रियाकलाप की योजना का वर्णन करें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। तो 10 के उत्तर को चलिए हम लोग समझते हैं। तो इस प्रकार से इसके उत्तर को आप लिख सकते हैं। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो अन्य प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज आदि में शामिल हैं। यदि हम इनका परीक्षण आयोडीन के साथ करते हैं तो वे आयोडीन में नीला काला रंग नहीं दिखाते हैं, क्योंकि चीनी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट तो है। चीनी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट तो है, लेकिन इसमें मंड नहीं है। अतः सभी मंड कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं है। बिल्कुल समझा हुआ उत्तर है, आप यहाँ से बिल्कुल नोट कर सकते हैं।
एक बार फिर से इस उत्तर को हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो अन्य प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज आदि में शामिल है। यदि हम इनका परीक्षण आयोडीन के साथ करते हैं तो वे आयोडीन में नीला काला रंग नहीं दिखाते हैं, नीला काला रंग नहीं दिखाते हैं, क्योंकि चीनी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन स्टार्च नहीं है। अतः सभी मंड कार्बोहाइड्रेट है लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं है। ठीक, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंदें मिट्टी की मोजे पर तथा उनकी शिक्षिका की साड़ी पर गिरी। साड़ी पर आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गई जबकि मोजे पर आयोडीन का रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो साड़ी में बिल्कुल है कि मंड होगा जिसके कारण नीला काला हो गया, तो यही उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। साड़ी में स्टार्च होता है यानी मंड होता है जिसका प्रयोग संभवतः कपड़े की फिनिशिंग प्रक्रिया में किया जाता है। स्टार्च आयोडीन के साथ क्रिया करके नीला काला रंग बनाता है और मोजों में स्टार्च नहीं होता है, इसी कारण से उसमें नीला काला रंग नहीं होता है, नहीं दिखता है। तो इस प्रकार से उत्तर आप लिख सकते हैं। बिल्कुल यह 11वें प्रश्न का उत्तर आप नोट कर सकते हैं। साड़ी में स्टार्च होता है जिसका प्रयोग संभवतः कपड़े की फिनिशिंग प्रक्रिया में किया जाता है। स्टार्च आयोडीन के साथ क्रिया करके नीला काला रंग बनाता है, दूसरी ओर मोजों में स्टार्च नहीं होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, कहा जा रहा है कदन को एक स्वस्थप्रद आहार क्यों माना जाता है? कदन को एक स्वस्थप्रद आहार क्यों माना जाता है? क्या केवल कदन खाने से शरीर की पोषक संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती है? क्या केवल कदन खाने से शरीर की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती है? चर्चा करें। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, कदन को पोषक अनाज के रूप में जाना जाता है। कदन को पोषक अनाज के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह हमारे शरीर को प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज प्रदान करता है। बिल्कुल इसमें कोई इसमें बात नहीं है, मतलब कि कोई इसमें दो राय नहीं है कि कदन में जो है ये सब चीज़ पाई जाती है। कदन को पोषक अनाज के रूप में माना जाता है क्योंकि यह हमारे शरीर की प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज प्रदान करता है। नहीं, दूसरा का प्रश्न का उत्तर इसी में है। दूसरा प्रश्न कह रहा था क्या केवल कदन खाने से शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो सकती है? तो आप लिखेंगे नहीं, कदन हमारे संतुलित आहार का हिस्सा है, पूर्ण संतुलित आहार नहीं, क्योंकि कदन से वसा कम होती है, कदन में वसा कम होती है। तो ये दूसरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो सिर्फ कदन से जो है पूरी सभी विटामिन का पूर्ति नहीं हो सकता है। सबसे लास्ट प्रश्न है, इसको हम लोग समझ लेते हैं तो आपका ये अध्याय पूरा क्लियर हो जाएगा। आप निश्चित रूप से नेक्स्ट अध्याय चाहते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करेंगे ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय आपको इसी प्रकार से ला सकूं बहुत जल्द ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको बिलियन का एक नमूना दिया गया, आप इसके आयोडीन बिलियन होने की संभावना की जांच किस प्रकार करेंगे? आपको बिलियन का एक नमूना दिया गया है, आप इसके आयोडीन बिलियन होने की संभावना की जांच किस प्रकार करेंगे? तो इसका उत्तर देख सकते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा। जब किसी बिलियन का नमूना स्टार्च के साथ नीला काला रंग देता है, जब किसी बिलियन का नमूना स्टार्च के साथ नीला काला रंग देता है तो वह आयोडीन बिलियन है, अन्यथा नहीं। जब वो नीला काला रंग देता है तो वह आयोडीन बिलियन है, अन्यथा नहीं। तो ये इस प्रकार से आपका 13 नंबर तक प्रश्न का उत्तर जो है आपने कंप्लीट करा दिया। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्लास 6 का ये साइंस बुक है, इसी प्रकार से क्लास 7 और 8 का भी बुक का सभी बारी बारी से आएगा, तो आप लोग निश्चित रूप से इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।